नमस्ते अमित भाई। नमस्ते हर्ष भाई। तो मैं तो आपको पिछले कुछ 6-7 महीनों से जानता हूँ, लेकिन आपका जो चैनल है देश की बात, इसको मैं 2-3 साल पहले देखना शुरू किया था। और आपने एक पवन जी का एक बहुत लंबा इंटरव्यू किया था देश की बात में, जो मैंने देखा था। शायद 1.5 साल पुरानी बात है ये। तो मैं जानना चाह रहा था कि ये आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, देश की बात चैनल का आइडिया कहाँ से आया आपको, फिर आप पवन जी से कैसे मिले, है ना? और फिर पवन जी से मिलने के बाद आपको क्या क्या मतलब विचार आए, क्या क्या नई सोच बनी, तो इसके बारे में बताइए। शुरुआत कहाँ से हुई? हर्ष भाई, चैनल का आप पूछ रहे हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में चैनल का बता देता हूँ कि चैनल का आइडिया वहाँ से आया कि मैं सुंदरलाल जी की बुक है एक, भारत में अंग्रेज़ी राज, उसे पढ़ रहा था। और उसके बाद वो ख़त्म करने के बाद बड़ी जिज्ञासा हुई, धर्मपाल जी के बारे में मुझे जानने को मिला, पता चला। तो मैंने 10 के 10 उनके खंड हिंदी में मंगवाए, तो वो पढ़ा। तो सभी देखते हैं और मुझे लगता है जितने भी जानते समझते हैं, जो भी किताबों में पढ़ा आज तक, स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जितना कुछ भी पढ़ा उसमें, और जो मैंने धर्मपाल जी का लिखा हुआ और सुंदरलाल जी का लिखा हुआ पढ़ा, वो तो उसमें तो बहुत ज़मीन आसमान का बहुत फ़र्क था। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं हम जितना व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर सकते हैं, उतना मैं कोशिश करना चाहता था कि जो इतिहास की मेरी समझ है, और उसको मेरे तरीके से नहीं, जो सुंदरलाल जी ने लिखा है, जो धर्मपाल जी ने लिखा है, उसी ढंग से रखा जाए, सेम टू सेम एज इट इज़। तो वहाँ से ये देश की बात जो चैनल है उसकी मैंने ये शुरुआत की थी। और पवन जी की वीडियो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे ही देखी थी, मुझे आज भी याद है, करीब अक्टूबर या नवंबर की बात है 2019 की। और दिसंबर में मैंने उनको मेल किया, सौभाग्य से उनका मेल भी उस वीडियो एक वीडियो में था। तो मैंने उनको मेल किया, तो उनसे उन्होंने संपर्क सूत्र अपना दिया, तो उनसे बातचीत हुई। तो मैंने मुख्यतः शिक्षा के बारे में उनका वीडियो देखा था, और गांधी जी के बारे में उन्होंने बोला था। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो शिक्षा के साथ जुड़ी रहती है, आत्मविश्वास की, हमारे आत्मविश्वास की और हमारे आत्मसम्मान की जो एक बात है। बोलने में शब्द बहुत छोटा सा है और क्षण भर में हम बोल देते हैं, पर ये चीज़ आने में कितना समय लगता है और इसको आभास करने में, इस अनुभव को अनुभूत करने के लिए कितना समय लगता है, वो मुझे तब समझ में आया जब पवन जी के पास में गया। और काफ़ी समय से उनसे बातचीत होती रही। देखिए 2019 में दिसंबर में उनसे बातचीत हुई थी, और मिलने का सौभाग्य उनसे प्राप्त हुआ पिछले ही साल मार्च में। मैं उनके घर गया 2021 में। तो मेरे कुछ सवाल थे, तो उसमें तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग बड़ी बात थी। मैं तो कुछ और सोच समझ के आया था, तो उसके बाद पवन जी ने सब कुछ बैठे, बड़े आराम से, बहुत सब कुछ हुआ, बहुत सहजता से हुआ। बोले कि यहाँ पे हैं तो ये मत समझना कि तुम्हें जल्दी उठना है या फिर ये कर रहा है वो करना, आराम से उठना, जब मन करे तब उठना। और मेरा जो शेड्यूल है मैं उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहता, तब्दीली नहीं करना चाहता, वो सब एज इट इज़ रहेगा। तो बड़ा अच्छा और मुझे बहुत बढ़िया लगा। और उसके बाद आराम से उठे, तो बाहर बैठे थे घर के, तो अच्छी खासी धूप थी, ठंड भी थी। तो पवन जी बोले कि बताओ क्या बात करनी है। मैंने कहा पवन जी, मुझे आज भी याद है, तो मैं रास्ते पर सोचता आ रहा था बस में कि पवन जी से सवाल क्या करूँगा। तो मैंने कहा पवन जी, मैं गांधी जी और लोहिया जी के बारे में जानना चाहता हूँ। बोले कि अमित, तुम अपनी बात करो, उनकी छोड़ो तुम अपनी बात करो, तुम्हारी क्या बात है। तो ये तो बहुत स्ट्राइकिंग बात मेरे लिए थी, क्योंकि जो पढ़ लिख के जो हवा बन जाता है ना, हमें उनके बारे में जानना है, हमें उनके बारे में जानना है, ये जानना है, वो जानना है, पर हम, उस समय मेरे दिमाग में कौन था, हम खुद के बारे में तो जान ही नहीं रहे। तो उसके बाद मैं खुला, नहीं ये बहुत सहज व्यक्ति हैं, जैसा मैं घर पे अपने पिताजी से, छोटे भाई बहन से, बड़े भाई बहन से बात कर सकता हूँ, वैसे ही इनसे बात हो सकती है, मुझे तब ऐसा लगा। तो फिर खुल के बहुत बातचीत हुई। और शुरुआती दौर में मुझे आज भी याद है, जिस जगह पे बैठ के जो पहली वीडियो हमने बनाई थी पवन जी के साथ, मैं रिकॉर्ड करना चाहता था, क्योंकि मैं खुद ही, इतना लिखना बड़ा मुश्किल रहता है, तो मैं खुद भी बार बार आज भी उनको सुनता हूँ, मेरे सवाल जो हैं। तो शुरुआती दौर में गांधी जी पे बात हुई, आस्था पे बात हुई, और जो थोड़ा सा उन्होंने उसमें इंगित किया पहली वीडियो में, वेस्टर्नाइजेशन और जो हमारा भारतीय
सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं हैं, उनके बारे में बातचीत हुई। और दूसरे दिन की जो हमारी बातचीत थी वो स्कूली शिक्षा पे बातचीत हुई थी। तो उसमें मैंने पूरी कहानी पवन जी को बताई कि किस तरीके से मैं तो बहुत आत्महीनता में चला गया था, और मैं तो आज पहली बार आपको खुल के बता पा रहा हूँ कि मैं सच में आत्महीनता में था, और मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ आपको बताते हुए। तो वो बड़े खुश हुए और बहुत अच्छा उन्हें लगा। और उसके बाद सच में जो बातें बोली कि ये सब कुछ तो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ये भारत देश में करोड़ों विद्यार्थियों के साथ होता है। तो ये सुन के तो बहुत बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य हुआ कि शिक्षा के ज़रिए भी किसी के ऊपर वायलेंस हो सकता है। ये भी एक वायलेंस का स्वरूप है। ये थोड़े वायलेंस है कि किसी को डंडा मार दिया, पीट दिया, गोली चला दी या कुछ कर दिया, पर वायलेंस की जो तरीका है, ढंग है, वो बहुत हद तक स्कूलों में मैंने अभी देखा और अनुभव मैं कर रहा हूँ आज भी। और तीसरे दिन उनसे बातचीत हुई भाषा पे। भाषा को लेकर के भी मेरा उनसे सवाल था। मेरी भांजी है छोटी सी, 3 साढ़े 3 साल की, उसकी मम्मी यानी मेरी बहन, तो वो उसको सिखाती है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। मैंने कहा पवन जी ये सब कुछ है, और हमारी भाषा तो स्थानीय है, पंजाबी है, हरियाणवी है, बागड़ी है, बांगरू है, जो भी है, तो उसमें तो कोई बातचीत ही नहीं होती, लेकिन ज्ञान का तो भंडार उसमें काफ़ी है। तो उस पर भी काफ़ी स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। तीसरे दिन हमारी पवन जी से मेरे ये सवाल थे जो मेरी शंकाएं थी। चौथे दिन इतिहास को लेकर के मेरी शंकाएं थी पवन जी से, जो उन्होंने बहुत हद तक स्पष्ट किया। वो काफ़ी लंबे 1-1 डेढ़ घंटे के वीडियो हैं जो आज भी मैं सुनता हूँ। तो हर्ष भाई, पवन जी से इस तरीके से संवाद हुआ, और उसके बाद तो फिर पवन जी से रेगुलर फ़ोन पे ही बातचीत होती रही। और इसके बाद तो अभी दिसंबर में भी सिद्ध ने कार्यक्रम किया था, तो उसमें बहुत हद तक स्पष्टीकरण हुआ बहुत सारी बातों का। अभी हम यहाँ आए हैं सिद्ध में, तो भारतीय चित्तमानस और काल, इसकी गहराइयों के बारे में और मुझे पता चल रहा है। और जितना मैं सुनता जाता हूँ पवन जी को, आपको, अरुण जी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो ये सब कुछ मैं अनुभव अभी कर पा रहा हूँ मेरे लिए, हर्ष भाई। ठीक है अमित, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कहाँ से आते हैं, क्या क्या परिवार का बैकग्राउंड क्या है, आपके पूर्वज कौन थे, आप क्या करते हैं, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी हर्ष भाई, गांव में हम रहते हैं, पूरा परिवार गांव में ही रहता है। 2011 तक जॉइंट फैमिली थी, उसके बाद परिवार बड़ा हुआ, और मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो जो समस्याएं आती हैं हर परिवार में, वो हमारे परिवार ने भी देखी। तो उस समय तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर सब अभी एकल परिवार हो गए हैं, और खेती से जुड़ा सब परिवार है। खेती से, और गाय भैंस, गाय तो नहीं रखते खैर, भैंस रखते हैं, और खेती से जुड़ा सब परिवार है। पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, दादाजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर समझदार थे और ज्ञानी थे, इतना मैं मानता हूँ। तो खेती बाड़ी सब करते हैं, गांव में ही रहते हैं। और मेरे साथ अगर मेरा व्यक्तिगत अगर आप पूछें हर्ष भाई, तो मैं ये बताता हूँ कि एकेडमिक जो था वो पढ़ाई की, तो उसमें मैं अभी खुल के मैं बोलना चाहता हूँ ये बात, घर वालों के दबाव से या परिवार वालों के दबाव से, रिश्तेदारों के दबाव से मैंने +1 +2 में नॉन मेडिकल लिया। तो बोले कि क्या करना चाहते हो, बहुत बड़ी असमंजस होती है। आज भी मैं देखता हूँ बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सी स्ट्रीम लें, कौन से सब्जेक्ट लें, बहुत इसमें उलझन रहती है। मेरे साथ भी ऐसा था। तो बोले कि सबसे ऊपर तो नॉन मेडिकल है, उसके बिना क्या है, वो लो, तब कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तब मैंने दबाव में वो सब कुछ कर लिया, ले लिया। तो उसके बाद कुछ समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, सब कुछ अंग्रेज़ी में वो सब कुछ बोलते थे। चंडीगढ़ एडमिशन लिया, वो सब कुछ अंग्रेज़ी में ताकता रहता था मैं कि क्या बोल रहे हैं, कब समझ आएगा। +1 हो गई, उसके बाद +2 में तो बहुत, मैं सही मायने में बहुत ही, अगर बोलेंगे, बहुत वायलेंस हुआ हर तरीके से, हर तरीके से। मतलब नीचा दिखाया गया, ऐसा नहीं है कि आपको बोल के दिखाया जाता है, वो सिर्फ होता चला जाता है। वो मॉडल ऐसा है कि आप खुद को मानेंगे ही मानेंगे, वो फील होता ही होता है। और +2 में ये हुआ कि चिकन पॉक्स मुझे हुआ दिसंबर में, और क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम होते हैं, वो तो सिर्फ एक बहाना था। मैंने बहाना बनाया कि चिकन पॉक्स हो गया, पढ़ाई ख़राब हो गई, तो इसलिए +2 में मैंने छोड़ दिया। तो वो तो सिर्फ एक बहाना था, पर कुछ आता नहीं था। और ऊपर से वो आत्महीनता और आत्मसम्मान का भी एक भाव नहीं पैदा होने दे रहे थे वो व्यवस्था जो थी।
उसके बाद मेरे मन में हर्ष भाई एक डर बैठ गया कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। और मेरे घर परिवार वाले यार बहुत छोटे हैं, बहुत हीन हैं कि गांव में रहते हैं, ये शहर का मामला है आजकल। गांव में क्या, हम तो भाई खेती बाड़ी करते हैं गाय भैंस हैं, तो और क्या कर सकते हैं इस मामले में। बहुत एक डर बैठ गया। फिर उसके बाद मैंने +2 में गांव के पास ही कस्बा है, वहाँ से +2 की। ठीक ठाक सब्जेक्ट थे, नंबर उसके बाद भी कुछ ज़्यादा नहीं आए। मैथ और इकोनॉमिक्स लिया, उसमें 50-50 नंबर आए। मैं कहा यार, फिर और ज़्यादा डर बैठ गया मेरे मन में। मैं कहा नहीं यार, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। फिर ग्रेजुएशन का मामला आया तो सबसे आसान सब्जेक्ट जो है, जो कोई सब्जेक्ट नहीं लेता, वो सब्जेक्ट मैंने अडॉप्ट किए। ग्रेजुएशन हो गई उसमें ठीक ठाक। तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेरे साथ यही हाल रहा, डर एक बैठा रहा। मैंने कहा कि सब्जेक्ट वो लेना है जो सबसे मतलब फिसड्डी है, जिसमें स्टूडेंट नहीं जाते हैं, वो सब लेना है। मतलब ये एक डर का भाव था जो मैं आज महसूस करता हूँ कि क्यों ये डर का भाव था। और उसके बाद एमफिल में जब मैं गया तो थोड़ा बहुत मन में भाव आया, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया। वहाँ पे कुरुक्षेत्र में जब मैं एमए कर रहा था, थोड़ा बहुत भाव आया। वो कहीं उस जगह का आवरण था या मेरी आस्था थी महाभारत में या श्री कृष्ण जी में, तो उस वजह से थोड़ा बहुत तो बूस्ट हुआ। और एमफिल में मैंने सवाल करना शुरू किया सबसे पहली बार। थोड़े बहुत एमए में की थे, और उसके बाद एमफिल में तो खूब मैं प्रोफेसर के साथ बैठा रहता था। पर मेरे एक भी सवाल का जवाब मुझे जो लगा कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है मेरे लिए। तो मैंने कहा ये शिक्षा है क्या फिर? अगर सवालों के जवाब ये लोग दे नहीं पा रहे हैं तो मैं यहाँ बैठा क्यों हूँ इनके पास। और यूजीसी खुद बोलता है कि जो पीएचडी आजकल होती हैं उसमें 83% कॉपीराइट होता है, उसमें बस सेंस वही रहता है, वर्डिंग चेंज हो जाती है। तो मेरा एमफिल करना, मैंने भी एमफिल ऐसे किया, वर्डिंग चेंज करके, सेंस वही था, भाव वही था। कुछ भी मुझे नहीं आता आज के समय, अगर पूछे क्या किया था कुछ भी नहीं पता है। फिर पीएचडी का मामला आया तो घर वालों को मैंने बोला कि मैं तो नहीं करना चाहता और कोई मतलब भी नहीं बनता है। मेरे बहुत छोटे छोटे सामान्य सवालों के जवाब अगर ये प्रोफेसर लोग नहीं दे सकते या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियों में उनके जवाब नहीं हैं तो मैं क्यों वहाँ जाऊँ। तो उसके बाद मैंने पीएचडी करने का मन ये बनाया कि नहीं करनी है, और जितना भी रिसर्च होगा या कुछ भी होगा मैं खुद ही घर पे बैठ के करूँगा और पढ़ूँगा। उसके बाद पवन जी से जो बातचीत हुई इस विषय में लेकर के कि पवन जी मैं ऐसा कुछ भी करना चाहता हूँ पर घर पे रह के जो मेरे लिए सम्मानजनक हो, जो मुझे अच्छा लगता है। तो जो भाषा पे सबसे पहली बार उनसे जो बातचीत हुई थी तो वो बात मुझे बहुत स्ट्राइक की, क्योंकि हरियाणवी भाषा में बहुत सारा काम हुआ भी है, पर इस दृष्टि को लेकर के मुझे जो लगता है, मैंने पढ़ा नहीं है इतना, पर मुझे जो लगता है इस दृष्टि को लेकर के और बहुत सारा काम हो जाना चाहिए। जैसे हर्ष भाई अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। जैसे दर्द हमें होता है, कोई भी किसी प्रकार का दर्द, तो दर्द एक प्रकार का नहीं रहता ना, दर्द एक भाव है। जैसे हरियाणवी भाषा में अगर आपने ऐसे किसी को किया है ये भी एक दर्द होता है, तो इसके लिए एक अलग शब्द है। ऐसे आपने किस किया है तो उसके लिए अलग शब्द है, ऐसे किया है अलग शब्द है, ऐसे हल्का सा किया है उसके लिए अलग शब्द है। प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी के टाइम जो दर्द होता है माता को, तो उसके लिए एक अलग शब्द है। ये मैंने हरियाणवी भाषा में नोटिस किया, बहुत अलग अलग ढेर सारे शब्द हैं। इस पे मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ काम मैं कर सकता हूँ, और मुझे प्राउड फील होता है कि भाई साहब है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब किसी के साथ तुलना नहीं है कि वो बुरा है या हम अच्छे हैं या वो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो अच्छा लगता है, कंफर्ट है इसके साथ में। ये सब कुछ है यार। थोड़ा बताइए क्या क्या दर्द है। अच्छा, दर्द, ये इसको अगर आप बोलेंगे तो अगर ऐसे आप बोलेंगे तो उसको बोलेंगे चोले, मतलब हरियाणवी भाषा में चोले। और प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम जो दर्द होता है उसको बोलते हैं करसूड़े होता है। और मतलब मैंने लिखा है 5-6 प्रकार के दर्द मैंने नोटिस किए हैं, वो मैंने लिखे हैं। चोले हैं, चोब्बे, जैसे अगर ऐसे करेंगे तो चोब्बे मारा है, अगर ऐसे कुछ करेंगे थोड़ा सा बोले गुर्रे मारा है। तो अलग अलग से ऐसे शब्द हैं। और एक और आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे भाव भी बहुत सारे अलग अलग रहते हैं ना हमारे। जैसे कि रुदन का एक भाव रहता है, जैसे
अभी बातचीत हो रही थी, दादी जी बैठी थी, बुआ जी बैठी थी, तो उनके साथ बातचीत हो रही, तो वो बोली कि वहाँ कोई किसी की डेथ हुई है तो वहाँ जाना है। तो बोले कि आप मत जाइए वहाँ, वहाँ तो बहुत कक्कड़ बट्टा मैच रहा होगा भी, मतलब वो एक जो आवरण है उसको बोल दिए कक्कड़ बट्टा मैच रहा होगा, मतलब रोने धोने का और मायूसी का, और अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, तो वहाँ मत जाइए, आप बुजुर्ग हैं, आपको नुकसान हो सकता है, मतलब कक्कड़ बट्टा मैच रहा होगा। इस तरीके के और बहुत सारे भाव मैंने, जो शब्द हैं इस भाषा में, वो मैंने नोटिस किया, और मुझे लगता है कि इस पे और अगर हो काम तो कितना बेहतर रहेगा ये। अमित, ये तो बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। थोड़ा सा आप तैयारी करें तो एक वीडियो बनाते हैं अलग से, अलग अलग तरह के दर्द, जी अलग अलग तरह का दुख, उसका क्या नाम है, हम्म, या इसमें से और भी आगे बातें निकलेंगी। जी लेकिन मेरा आपसे पूछने का मन था कि आपने कहा कि आपके सवाल थे जो आपके प्रोफेसर लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। हम्म। कुछ ऐसा याद है क्या कि क्या सवाल था आपके मन में जो आप पूछते थे? हाँ हाँ, क्यों नहीं हर्ष भाई। एक तो एमए में मैंने सवाल किया मेरे टीचर से, मतलब मैं डिफेंस स्टडीज़ मेरा सब्जेक्ट था, वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में, बहुत सारे जीव मर भी रहे हैं, बहुत सारे इंसान मर रहे हैं, किसी भी कारण से मर रहे हो, कारण में नहीं जाते हैं, पर वो मर रहे हैं, तो एक संवेदना पैदा होती है, तो ये क्यों हो रहा है? मेरा ये सामान्य सा सवाल है। हम जाते देखते हैं रास्ते पे बहुत हिंसा होती है, वायलेंस होती है, मोटे तौर पे जो हमें दिखाई देता है साफ साफ। तो उन्होंने, एक वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, मैं नहीं जानता, तो उन्होंने एक शब्द बोला, वो मुझे आज भी याद है, तो वो बोले कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। बोले कि जो सबसे स्ट्रांग है, जो सबसे तगड़ा है, वो जीवित रहेगा, बाकी सब मर जाएंगे। तो मुझे तो ये बात नहीं जची। मैंने कहा तो अभी मैं बच्चे को, मतलब सब बच्चों को ख़त्म कर दूं, मैं मतलब उनसे तगड़ा हूं तो सबको मार दूं, ये बात तो कुछ समझ नहीं आती। बुजुर्गों को सबको मार दूं, मतलब एक गोली लेके तगड़े से तगड़े इंसान को हम मार सकते हैं जो शारीरिक रूप से हमसे रिष्ट पुष्ट है, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। तो ये सवाल बिल्कुल कौंधता रहा मेरे दिमाग में। और उसके बाद एमफिल में प्रोफेसर से जो बातचीत हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो अंग्रेज़ों के समय की वो बात कर रहे थे, तो वो बोले कि अंग्रेज़ों ने तो देखिए बहुत अच्छा कर दिया, यहाँ पे ट्रेन को लेके आए, बिजली को लेके आए, इतना सारा उन्होंने रोड्स बनाए, हाईवे बनाए, बहुत सारा विकास किया, यहाँ पे अंग्रेज़ी भाषा आई, यहाँ पे शिक्षा आई। तो मैंने उस समय गांधी जी की हिंद स्वराज पुस्तक पढ़ी थी सिर्फ, तो मैंने उनको रेफरेंस दिया, मैं कि सर गांधी जी ने तो ये लिखा है अपनी बुक में कि जब से हमारे देश में रेल और हाईवेज़ बने हैं तब से अकाल बढ़ने लगे हैं। तो उनका जवाब ये था, उसकी सेंस ये थी कि अरे लिख दिया होगा, मतलब लिख दिया होगा, तो ये भी बात मुझे नहीं जची, मतलब जचने वाली है ही नहीं जो मुझे लगता है, तो ये बात नहीं जची। मैं हमें सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा मन में कुछ आ रहा है, आपसे मैं पूछ लेता हूँ। ये आपने जो सवाल पूछा अपने प्रोफेसर से कि दुनिया में इतनी हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं, प्राणी मर रहे हैं, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि वो डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैं ऐसे ही पूछने का मेरा मन है कि अगर ये सवाल आप अपनी दादी से पूछते, या शायद आपने पूछा हो, तो वो क्या जवाब देती इसका? नहीं, ऐसा खैर डायरेक्ट तो मैंने नहीं पूछा, पर इससे मिलता जुलता एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ जो मुझे याद है। बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो हम भारतीय चित्तमानस की काल की बात करते हैं, वो भारतीय सहज मानस ये है जो मेरी दादी जी से मेरी बात हुई। अभी मेरे बुआ जी के लड़के हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे 2018 में, तो 1.5 साल करीब हो गया था। तो वो बोले कि मन है कि घर एक बार वापस आ जाएं, मिलजुल जाएं सबसे। तो वो आए मार्च 2020 में, लॉकडाउन से करीब 15-20 दिन पहले, 10 मार्च के करीब आसपास। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन के बाद वो आज तक जा नहीं पाए। तो 6 महीने 8 महीने जब निकले, तो मैं मेरी दादी जी के पास गया, तो बातचीत हो रही थी। मैं कह देखिए माँ, वो भी आ गए हैं, यहाँ फंस गए, मैंने ये शब्द बोला, मैं कह यहाँ आके वो फंस गए और अभी जा नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ए बोला बेटा, फंस गए कड़ा, अपने घर आएंगे, शुक्र है घर तो आएगी अपने, वो अपने घर पे आ गए हैं, शुक्र है वो अपने घर पे आ गए हैं। तो ये उनका मिलता जुलता उससे ये एक जवाब था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंसा के मामले में भी अगर हम बात करें हर्ष भाई, तो
कुछ भी है, अगर मैं ज़्यादा नहीं इसके बारे में सोचा कि कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, उनको भी दाना वाना भी डाला जाता है दादी जी के द्वारा। जो गाय हैं, बाहर पशु हैं, बैल हैं, या जो सांड घूमते हैं, या कुत्ते हैं, जो भी आवारा पशु गांव के आसपास जितने भी उनको नज़र आते हैं, चिड़िया है या और सारी चीज़ हैं, जैसे कौवे हैं, तो उनके लिए कौवों के लिए श्राद्ध का एक टाइम है। मैं तो इससे जोड़ के देखता हूँ, प्राणियों के लिए वो कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था करते हैं, चींटियों के लिए करते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा समय भी एक रहता है, तो सांड को वो खिलाते हैं, कुत्तों के लिए वो भोजन कुछ लेके जाते हैं। तो ये सब कुछ रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मुझे इसमें तो नहीं नज़र आया। बहुत बढ़िया। थोड़ी और बात बताइए अपने गांव की, और क्या क्या आपने अपने गांव में होते हुए देखा है? अच्छा, गांव में तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग अभी रिसेंट की बहुत सारी बातें हैं, पर देखिए अभी ये बताता हूँ मैं। कहाँ है गांव? गांव मेरा पड़ता है पंजाब में। वो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे है पंजाब में, पर बोलचाल की जो भाषा है, रहन सहन जो सब कुछ है, वो हरियाणवी है। तो ये दिक्कत रहती है हर्ष भाई, बॉर्डर के गांव जिनके भी लगते हैं बॉर्डर के पास, उन्हें पंजाब वाले ना तो पंजाब का मानते हरियाणा वाले ना उन्हें हरियाणा का मानते तो ये बीच में फंसने वाला एक मामला रहता है बहुत एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे ध्यान में आई हर्ष भाई, न्याय की हमारे यहाँ क्या परिभाषा है। भारतीय जो मानस है उसके अनुसार मुझसे अगर कोई पूछेगा न्याय, तो मोटा मोटा मुझे ये समझ में आया है कि अन्याय का न होना ही न्याय है। किसी को दंडित करना नहीं, अन्याय का न होना न्याय है। उसके लिए एक उदाहरण है जो अभी भी प्रचलित गांव में है। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर अगर चोरी हो जाती है, कोई कीमती चीज़ अगर चोरी हो गई, तो उसके लिए क्या किया जाता है, मेरे ससुराल में ये है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि लाउड स्पीकर में बुलवा दिया जाता है कि इस फलाने के घर चोरी हो गई है, और सब लोग एक एक तसला राख का भर के, जिसके घर चोरी हुई है उसके घर के दरवाजे के आगे सब लोग राख डाल के आएंगे। तो उसका मतलब ये रहता है, चोर को एक मौका दिया जाता है कि आपने जो भी चीज़ चुराई है, कीमती चीज़, सोना चांदी गहना जो भी, वो राख के तसले में डाल के उनके घर के आगे आप डालाइए, और शाम को वो क्या करता है, वो छान लेता है राख को, और वो चीज़ मिल जाती है। मिलती है ना मिलती है आज तो वो एक खैर एक अलग बात है, पर इस तरीके से न्याय करने का ये एक तरीका है। अगर इस तरीके की चोरी हुई है तो अब मान लीजिए किसी घर भैंस चोरी हो गई, या मान लीजिए मैंने आपसे पैसा लिया है, तो मैं आपका पैसा नहीं लौटा रहा हूँ, तो उसके मामले में हमारा भारतीय समाज जो है, आम जनमानस है, वो क्या करता है, तो इसमें जो मेरे गांव में भी ये प्रचलित है, क्या करते हैं कि गांव के कुछ लोग, आपके परिवार के, मेरे परिवार के, सब लोग मेरे घर आते हैं, तो बातचीत करते हैं, किसी प्रकार से भी निपटाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए हैं, और मेरा अभी वो नहीं है, अभी कैपेबल मैं नहीं हूँ आपको लौटाने को, तो वो लोग करते हैं कि आप जैसा भी हो आप निपटा दीजिए। तो सब लोग पंच के हाथ में छोड़ देते हैं, जो पंचायत जाती है उसके हाथ में, जैसा भी ये निपटाएंगे हमें मंजूर है। तो वो लोग बोलते हैं कि 5 लाख में निपटा दीजिए या 6 लाख में, जैसा भी हो। तो वो लोग, तो इसमें भी एक ये बात रहती है कि वो लोग बोलते हैं, अगर मैं मना करता हूँ उसके लिए भी, 5-6 लाख के लिए भी अगर मैं मना कर देता हूँ कि नहीं मैं ये नहीं दूंगा, तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम पैसे मत दो, एक राख की मुट्ठी दे दो इसको, बस इतना ही काफ़ी कर दो। तो मैं बोलूँगा नहीं नहीं, मैं राख की मुट्ठी नहीं दूंगा, मेरा जैसे भी हो मेरा पैसे में निपटारा कर दो, कैसे भी हो। तो ये राख की मुट्ठी को या तो हमने सम्मान से जोड़ा है या बहुत पवित्र माना है, कुछ ऐसी कुछ एक इसमें शायद बात हो सकती है। तो मैं राख की मुट्ठी देना पसंद नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, उसमें अपमानित मैं महसूस करता हूँ। मैं पैसा देना उसमें अच्छा समझता हूँ। हाँ, मतलब आपकी बात सुन के मुझे जो इम्पोर्टेंट बात ये लग रही है कि सारा प्रयास है कि मामले का निपटारा हो, मामले को लंबा नहीं खींचना। हाँ, है ना, मतलब 10 लाख का 5 लाख हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन निपटारा होना चाहिए। हाँ, अभी क्या हो गया, अभी तो मामले को लंबा खींचना होता है ना, उसमें सारा समाज फंस गया है, एक ही झगड़ा चला जा रहा है पुश्तों तक। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई अमित भाई आपने। ठीक है अमित भाई, आपने बात करी हमसे, आपका धन्यवाद। नमस्ते।